अब जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है उसका जो फार्मूला होता है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, इसका जो फार्मूला है हमारे पास, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आर एट आर इज इक्वल टू ए। दैट इज द फार्मूला। तो अब आपने इसके अंदर ई की वैल्यू कैलकुलेट की थी कल, और ई की जो वैल्यू कैलकुलेट की है उसमें ऑब्वियसली हमें यहाँ पर उसका रेडियल पार्ट चाहिए। अगर आप पिछला लेक्चर खोल के देखें तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो एंगुलर और रेडियल पार्ट दोनों के अंदर आई थी, लेकिन ये जो डेंसिटी का फार्मूला यहाँ पर ई एफ आर आ रहा है, इसका मतलब है हमें सिर्फ रेडियल पार्ट चाहिए। तो अब इसके अंदर उस इक्वेशन को मैंने क्या कल नाम दिया था, वो जो कल फाइनल 9th इक्वेशन थी वो शायद, ठीक है, वो 9th थी, तो इसको 10th कह दें। अब इसको इक्वेशन 9 को पुट 9 इंटू 10, 9 को 10 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कॉज ऑफ थीटा 3/2 इंटू ए माइनस डी कॉस ऑफ थीटा प्लस डी साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 इंटू ए माइनस बी कॉज ऑफ थीटा प्लस डी साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर लें, यही जो सारी लिखी है, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट शुरू ए माइनस डी कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस ए ओवर डी इंटू ए माइनस बी कॉज ऑफ थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉज ऑफ थीटा 3/2, ये ब्रैकेट क्लोज हो। ठीक है जी, उसके बाद माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस ए ओवर डी बी साइन ऑफ थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज।
ठीक है, हमने इसको इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करके टर्मों को जो है वो रीअरेंज कर लिया। नाउ इट रिक्वायर मोर सिंप्लीफिकेशन। अब यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये इस एप्सिलॉन नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बच जाएगी आपके पास, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई ब्रैकेट ए माइनस डी कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस ए ओवर डी इंटू ए ओवर डी इंटू ए माइनस बी cos of theta divided by a square plus b square minus 2ab cos of theta की पावर 3/2। ये ब्रैकेट क्लोज होगी माइनस d साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD cos ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस ए ओवर डी ए स्क्वायर ओवर डी साइन ऑफ थीटा डी क्यूब ओवर ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD cos ऑफ थीटा 3/2। ये ब्रैकेट क्लोज और क्लोज। अब यहां पर जो इसकी सेकंड टर्म है ये वाली, मैंने b की जगह पर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है ए स्क्वायर ओवर डी, और नीचे भी वैल्यू वो नीचे भी b था उसकी जगह पर भी ए स्क्वायर डी को पुट किया, तो उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि इस b वाली टर्म को भी a के अंदर d के अंदर कन्वर्ट कर दें ताकि हम वहाँ से कॉमन निकाल सकें। तो हमने वो b की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी है। b की वैल्यू क्या है, ये हमने कल निकाली थी ए स्क्वायर ओवर डी, ये वैल्यू जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर। तो नो ये सिग्मा जो है ये आपके पास आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई ब्रैकेट ए माइनस डी cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2D cos ऑफ थीटा 3/2 माइनस ए ओवर डी ए माइनस बी cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos ऑफ थीटा की पावर 3/2। यहाँ पर ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी माइनस डी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD cos ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस डी साइन थीटा
डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कॉस ऑफ थीटा की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। तो अब जब ये आपने सब्स्टिट्यूशन की है, डी में कन्वर्ट कर दी दोनों इक्वेशन है और इनको कंबाइन कर लिया, तो अब ये इक्वेशंस तो सेम लग रही हैं, ये और ये वाली। तो अगर ये इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उस पार्ट सारे को हमने डी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब पीछे इक्वेशन जो बात की सिग्मा क्यू ओवर 4 पाई, ठीक है, ये इक्वेशन बात की क्यू ओवर 4 पाई ए माइनस डी कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस अच्छा, अब फिर यहाँ पर इधर इस जगह पर मैं बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, ए स्क्वायर ओवर डी इसी के अंदर। तो इसके अंदर जब बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर डी माइनस ए कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, इस जगह पर दोबारा बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए स्क्वायर ओवर डी। नाउ सिग्मा क्यू ओवर 4 पाई, अब इसके अंदर से कॉमन निकालें इसको, तो 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2, तो अंदर आ जाएगा ए माइनस डी कॉज ऑफ थीटा माइनस डी ओवर ए डी माइनस ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो क्यू ओवर 4 पाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कॉज ऑफ थीटा इंटू ए स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस AD कॉज ऑफ थीटा माइनस डी स्क्वायर प्लस AD कॉज ऑफ थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा आपके पास क्या रह जाएगी, क्यू ओवर 4 पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कॉज ऑफ थीटा 3/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई ए इधर एक ए भी आना था क्योंकि हमने इसको ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड किया, तो इधर लिख लें इसके साथ यहाँ पर 1 ओवर ए।
ठीक है, इधर भी लिख लें 1/a। थ्री बाई टू। दिस इज इक्वेशन नंबर 11 और यही आपकी रिक्वायर्ड चार्ज डेंसिटी है। तो अब तीनों चीज़ें जो है वो आपने इस कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो है वो कैलकुलेट करके देख ली हैं। बता दो सर। आप कुछ एग्जांपल्स जो है मेथड ऑफ इमेजेस की मोर। तो इनके अंदर आप जो केसेस हैं, पहला केस ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है फॉर विच जो सेकंड क्यू डबल प्राइम इमेज चार्ज है वो 0 है एंड द पोटेंशियल on the surface of the sphere और जो पोटेंशियल है सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर इज कांस्टेंट। दूसरा केस जो है वो ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है फॉर विच क्यू डबल प्राइम 0 है एंड पोटेंशियल इन दी vicinity of the sphere। तो पहले केस के अंदर पर तो पोटेंशियल सरफेस ऑफ द स्फीयर के ऊपर था। अब दूसरे में पोटेंशियल जो है वो इन दी विसिनिटी यानी कि उसके नज़दीक है स्फीयर के, सरफेस के ऊपर नहीं है। तीसरा नॉट ग्राउंडेड स्फीयर अब स्फीयर जो है वो ग्राउंडेड नहीं है और कंडक्टिंग स्फीयर फॉर विच या कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके लिए क्यू डबल प्राइम इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू डबल प्राइम जो है वो 0 के बराबर नहीं है एंड पोटेंशियल इन दी विसिनिटी ऑफ द स्फीयर and potential in the
vicinity of the sphere. चौथा केस है कंडक्टिंग स्फीयर placed in uniform electric field. स्फीयर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद लास्ट फिफ्थ केस है, उसके अंदर ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है। ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन ऑफ इनफाइनाइट extent and potential at the neighborhood. तो ये सारे केसेस हो सकते हैं जिनको आप मेथड ऑफ इमेजेस से सॉल्व कर सकते हैं। पहला केस है कि ग्राउंडिंग कंडक्टिंग स्फीयर है। अब ग्राउंडिंग का मतलब है कि पोटेंशियल उस पर कांस्टेंट किया हुआ है, ज़ीरो किया हुआ है, उसके लिए क्यू डबल प्राइम ज़ीरो है। दूसरा केस है कि ग्राउंड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके लिए क्यू डबल प्राइम ज़ीरो है लेकिन पोटेंशियल उसकी सरफेस के ऊपर नहीं है, उसकी विसिनिटी में। तीसरा केस है कि नॉट ग्राउंडेड स्फीयर, ग्राउंडेड स्फीयर नहीं है लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके लिए क्यू प्राइम जीरो के बराबर नहीं है और पोटेंशियल जो है वो इन दी विसिनिटी ऑफ द स्फीयर, सरफेस के ऊपर नहीं है लेकिन उसके नज़दीक किसी जगह पर पोटेंशियल मौजूद है। चौथा केस है कि ग्राउंडेड कंडक्टिंग, चौथा कंडक्टिंग स्फीयर जो है उसको प्लेस किया हुआ है आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। फिफ्थ है कि ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट है। पहले आप पिछले चारों केसेस के अंदर आपने स्फीयर कंसिडर किया, यहाँ पर आप प्लेन को ले लिए। अब प्लेन है जो ग्राउंडेड है, कंडक्टिंग है और उसके नेबरहुड में पोटेंशियल मौजूद है। तो ये जितने केसेस हैं यू कैन सॉल्व दैम विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इमेजेस। तो ये सारे केसेस जो है इनको मेथड ऑफ इमेजेस से सॉल्व किया जा सकता है। नाउ आई विल डिस्कस अनदर प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। एक और प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ये तो केसेस हो गए, ये आप सारे मेथड ऑफ इमेजेस लगा के इनको सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से कुछ अभी हमने पीछे किए भी। अब प्रॉब्लम है फाइंड द पोटेंशियल at point P3 on the surface of a grounded conducting surface or radius a with point charge q in the neighborhood of sphere।
तो पोटेंशियल आपने फाइंड करना है पॉइंट P3 के ऊपर ऑन दी सरफेस ऑफ ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग सरफेस। एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग सरफेस है, उसके ऊपर को पॉइंट P3 लिया हुआ है, उसके ऊपर पोटेंशियल को फाइंड करना है। और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q है इन दी नेबरहुड ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है उसकी नेबरहुड में एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट P3 के ऊपर आपने पोटेंशियल फाइंड करना है। अब चूंकि जो आपका स्फीयर है वो ग्राउंडेड है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Since the sphere is grounded, अब स्फीयर जो है वो ग्राउंडेड है, तो इससे जो पोटेंशियल है, therefore the potential at the surface, इसलिए जो पोटेंशियल है सरफेस के ऊपर ऑफ स्फीयर इज जीरो, कांस्टेंट है, जीरो होगा। द इमेज चार्ज Q प्राइम, अब जो इमेज चार्ज है Q प्राइम, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हम मेथड ऑफ इमेजेस जो है उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो इमेज चार्ज है आपका Q प्राइम इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस B फ्रॉम द ओरिजिन, इसको किसी डिस्टेंस B के ऊपर आपने रखा हुआ है ओरिजिन से, जो इमेज चार्ज है, such that the potential at the surface remains zero, कि पोटेंशियल जो है वो सरफेस के ऊपर जीरो ही रहे, कांस्टेंट ही रहे, मेंटेन रहे। तो अब ज़रा पहले इसकी बना लेते हैं हम फिगर, ठीक है। तो ये देखें आप, ये स्फीयर है, ठीक है, ये यहाँ से ये चार्ज Q पड़ा हुआ है, ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। इधर एक पॉइंट P3 है, इस P3 पॉइंट के ऊपर आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, पोटेंशियल, इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। तो ये ओरिजिन से इसको मिला दें, तो ये A इसका रेडियस है, और यहाँ पर इस जगह पर ये Q प्राइम चार्ज पड़ा हुआ है, जिसका कि डिस्टेंस B है ओरिजिन से, इसको भी इसके साथ मिला दें, तो ये R1 पोजीशन वेक्टर को शो करेगा। इधर इस जगह पर भी ये पॉइंट P1 है जो A डिस्टेंस के ऊपर है, और इधर भी ये पॉइंट P2 है। अब P3 को इसके साथ मिला दें, इसको आप कहेंगे कि ये R पोजीशन वेक्टर, और ये इधर से लेकर इधर तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये D है। इसको कह रहे हैं, ये फिगर 1 है।
ठीक है जी, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ग्राउंडेड है, इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल 0 है, कांस्टेंट है, एक इमेज चार्ज ये क्यू प्राइम पड़ा हुआ है इस जगह पर बी डिस्टेंस के ऊपर, रेडियस है, ये पॉइंट P3 है, ये पॉइंट P1 है, ये P2 है, इस पॉइंट P3 के ऊपर आपने पोटेंशियल फाइंड करना है। ये पॉइंट P3 जो है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये जितने पॉइंट हैं ये सारे किस पर हैं? सरफेस ऑफ द स्फीयर पे, लेकिन हमने इस पॉइंट P3 के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है एंड वी विल अप्लाई द मेथड ऑफ इमेजेस। तो मेथड ऑफ इमेजेस वाला मेथड जो है वो यहाँ पर अप्लाई करें। तो नाउ द पोटेंशियल एट पॉइंट P1, अब जो पोटेंशियल है पॉइंट V1 पे ड्यू टू चार्जेस Q एंड Q प्राइम इज, अब वो पोटेंशियल जो है चार्जेस Q प्राइम की वजह से V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q A प्लस D प्लस Q प्राइम A प्लस B, ठीक है, और ये 0 के बराबर होगा क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। इसको आप कह दें दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये पॉइंट P1 के ऊपर मैंने पोटेंशियल लिखा है चार्ज Q और Q प्राइम की वजह से। Q का डिस्टेंस जो है वो A प्लस D है, Q प्राइम का डिस्टेंस जो है वो A प्लस B है। नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P2, अब जो पोटेंशियल है पॉइंट P2 के ऊपर ड्यू टू चार्जेस Q and Q prime is 0, which is given by अब इसकी जो इक्वेशन है इसी तरह वो भी होगी 1/, अब P2 पॉइंट इसके ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q D माइनस A, अब A में से D निकल जाएगा, प्लस Q प्राइम A माइनस B, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये दोनों केसेस के अंदर जो है वो पोटेंशियल 0 के बराबर है। ठीक है, मैं अभी इसको यहाँ पर स्टॉप करूँगा क्योंकि आगे फिर हमें और आधा घंटा लग जाएगा। फिर कल इसको यह कॉन्फ़िगरेशन हमने रखनी है, फिर इसी से कल हमने जो V है उसकी वैल्यू P3 के ऊपर फाइंड करनी है।